हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार शुक्ला, ओनर एंड डायरेक्टर ऑफ द आदर्श एजुकेशन सेंटर। आज मैं बच्चों आप लोगों को बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर का एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ाने जा रहा हूं। हमारा सेंटर सत्य निकेतन में 2001 से चल रहा है। हमारी ब्रांच ऑफिस नॉर्थ कैंपस में भी है। हम लोग 2001 से दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ पर मैथमेटिक्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स की क्लासेस होती हैं। आज की क्लास में बच्चों हम आप लोगों को एलपीपी पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर का है। इसको आप ध्यान से देखें। हमारे यहाँ बच्चे जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस के आते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छे नंबर लेते हैं। माई सेल्फ मैथमेटिशियन एंड स्टैटिस्टिशियन, मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स के सारे पेपर्स करवाता हूँ, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के सारे पेपर करवाता हूँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स की मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स करवाता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर बिजनेस मैथ्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फॉर द बीकॉम ऑनर्स के बच्चों को करवाता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल में जा कर के हमारे सारे वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं, वहाँ पर देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हम मैथमेटिक्स से कितने पेपर और स्टैटिस्टिक्स से कितने पेपर्स करवाते हैं। आप हमारा डेमो लेक्चर यूट्यूब वीडियो से देखकर ले सकते हैं। हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। सत्य निकेतन साउथ कैंपस में क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पर आइए। सभी बच्चों को फ्री डेमो क्लासेस देते हैं। आज मैं एलपीपी पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, एलपीपी में मेनली क्या प्रॉब्लम होती है, बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है, कैसे क्या, इसका बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए एलपीपी में ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे आप ax = b लिखते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। ax = b, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये आप 9-10 से पढ़ने लगते हैं। जैसे यहाँ लिखा रहता है ax + by = c1 एंड इसी प्रकार से a1x + b1y = c1। इसको आप एलिमिनेशन मेथड, आपने 9-10 में पढ़ा होगा, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन के अलावा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपने सॉल्व किया होगा। तो ये चीज़ें आपने कर लिया था वहाँ पर। इसके बाद आगे जब गए स्कूलिंग में तो आपने a1x + b1y = c1 प्लस यहाँ कर दीजिए c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2 और a3x + b3y + c3z = d3। ये मैं बेसिक बात बता रहा हूँ। एलपीपी की ज़रूरत क्यों पड़ी उसको मैं समझा रहा हूँ। 2 मिनट के अंदर आप क्लियर समझ जाएंगे। तो इसको आपने 11th-12th में ax = b पढ़ा होगा और इसको सॉल्व कर दिया x = a इनवर्स b, जो मैट्रिक्स मेथड कहलाता था। प्रोवाइडेड जब यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट a की वैल्यू नॉट 0 थी, तब तो ये अच्छी तरह से सॉल्व हो गया था। लेकिन ये डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 आ जाए तो ये मेथड फेल हो जाता है। इसी प्रकार से आपको जो है डिटरमिनेंट मेथड से भी इसको जो है बोलते हैं क्रैमर रूल से भी ये सॉल्व हो जाता था। यहाँ तक तो आपने कर लिया, लेकिन आगे अब आपको प्रॉब्लम क्या पड़ गई जिसकी वजह से एलपीपी चलना पड़ा। तो इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ इक्वल लिखा था। यदि आपके सामने ax ≤ b आ जाए और ax ≥ b आ जाए तो जो पीछे के प्रोसेस थे उनसे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ इक्वेशंस नहीं हैं। यहाँ पर अब आपके इक्वेशंस नहीं हैं, इक्वेशंस नॉट इक्वेशंस। हियर आपके पास में क्या है, हियर वी हैव इनइक्वेशंस, इनइक्वेशंस जिनको इनइक्वलिटीज बोलते हैं। तो जब इनइक्वेशंस आ जाते हैं उस स्थिति में पीछे वाले प्रोसेस सारे फेल हो जाते हैं। एंड हियर वी विल यूज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मेथड टू सॉल्व सच काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या इसका फार्मूलेशन होता है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ कोई न कोई एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है।
यदि कास्ट फंक्शन है या प्रॉफिट फंक्शन है, रेवेन्यू फंक्शन है, कास्ट है तो टोटल कास्ट को हम मिनिमाइज करेंगे, प्रॉफिट है तो टोटल प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज करेंगे, रेवेन्यू है तो हम मैक्सिमाइज करेंगे। तो एक तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, यहाँ उसको हम लिख देते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा इसको हम जेड से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बच्चों? जेड से डिनोट करेंगे। तो देखिए जेड इक्वल टू लिख देंगे हम लोग यहाँ पर c1x1 प्लस c2x2 प्लस अप टू सो cn(xn). Where c1, c2, cn denote the cost per unit of the commodities x1, x2, xn। जैसे हम चेयर बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, बेंच बना रहे हैं, सोफा बना रहे हैं, तो वो हो गए कमोडिटी। इतने चेयर बना रहे हैं x1, कितने चेयर टेबल बना रहे हैं x2, सोफा कितने बना रहे हैं xn। तो सोफा डिनोट कर रहा है यूनिट्स ऑफ द, xn डिनोट कर रहा है यूनिट्स ऑफ द सोफा, कितने सोफा बन रहे हैं। ये x2 डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टेबल्स, x1 डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ चेयर्स। यदि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो x1, x2, x3, xn डिनोट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द डिफरेंट कमोडिटीज। और c1, c2, cn डिनोट कर रहे हैं कास्ट पर यूनिट ऑफ कमोडिटी दिस, c2 डिनोट कास्ट पर यूनिट ऑफ कमोडिटी दिस एंड cn डिनोट कास्ट पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी xn, राइट। इनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यदि ये कास्ट है तो इसको मिनिमाइज करेंगे, और यदि यही प्रॉफिट होता तो इसको क्या कर देते हैं हम, मैक्सिमाइज कर दे। तो एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास होगा। दूसरा क्या होगा बच्चों, ax लेस आर इक्वल टू बी होगा या ax ग्रेटर आर इक्वल टू बी होगा। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस नहीं। तो यहाँ इनको लिखते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, इनको कॉन्स्ट्रेंट बोलते हैं। क्या कॉन्स्ट्रेंट्स लगेंगे, a11x1 प्लस a12x2, a12x2 लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, a12x2 प्लस अप टू सो ऑन a1nxn लेस आर इक्वल टू b1। कुछ केसेस में ये ग्रेटर आर इक्वल टू भी लिखा रहता है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या होगा। a21x1, a22x2 प्लस अप टू सो ऑन a2nxn लेस आर इक्वल टू b2, या ये ग्रेटर आर इक्वल टू लिखा रहेगा अप टू सो ऑन। अब आगे हम आते हैं am1x1 प्लस am2x2 प्लस amnxn लेस आर इक्वल टू bm या ग्रेटर आर इक्वल टू bm लिखा हुआ। हियर इट इज नॉट नेसेसरी दैट नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल होंगे। यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ 11th 12th में नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे, उनको हम मैट्रिक्स मेथड या डिटरमिनेंट मेथड में केमर रूल लगा करके सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यदि नंबर ऑफ इक्वेशंस नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, दैट इज इफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस, देन वी कैन नॉट सॉल्व देम बाय द मैट्रिक्स मेथड। मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 5 हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस 3 हैं, तो किसी भी हालात में पीछे वाले प्रोसेस से नहीं सॉल्व होंगे। तब हम यूज करते हैं एलपीपी प्रोसेस का। यहाँ एलपीपी प्रोसेस लगा हुआ है, यहाँ नंबर ऑफ इक्वेशंस m लिखे हुए हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल्स n लिखे हुए हैं। इसके साथ में कुछ बात और बताऊंगा बच्चों, b1, b2, bm आर कॉल्ड, या तो ये अवेलेबिलिटी है तो सप्लाई है। मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इसके पास 50 यूनिट या 50 यूनिट अवेलेबिलिटी है b1। इसके पास सपोज करिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और अपने किसी प्लांट से जाकर या किसी सोर्स से जाकर के कोयला लेना है, उसको कोल माइन से जाकर। अब इसके पास है 50 ट्रक ही है, तो इससे 50 ट्रक ही लिया जा सकता है या इससे कम लिया जा सकता है। तो जब लेस आर इक्वल टू रहता है, सारे में यदि लेस आर इक्वल टू लिखा है या लेस आर इक्वल टू लिखा है, देन b1 इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। इसके पास इतना ही अवेलेबल है, तो आप उससे कम ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते, उसके पास ज़्यादा है ही नहीं है।
इसी प्रकार दूसरे सोर्स के पास में B2 यूनिट अवेलेबल है तो इंडस्ट्रियलिस्ट को B2 यूनिट ही मिलेगा या उससे कम मिलेगा। तो जब लेस आर इक्वल टू लिखा रहता है, जैसे ये लिखा AX लेस आर इक्वल टू B, देन B इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी या उसी को सप्लाई बोलते हैं। वहाँ सप्लाई इतनी यूनिट है तो आप उससे कम ही ले सकते हैं या उतना ले सकते हैं। और यदि यही ग्रेटर आर इक्वल टू लिखा है तो हमारी डिमांड है, हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे हमें प्रोटीन इतने यूनिट चाहिए तो उतना यूनिट चाहिए, या हमें कोयला इतना यूनिट चाहिए। तो जब हमारी डिमांड होती है, जब रिक्वायरमेंट होता है, तो यहाँ ग्रेटर आर इक्वल टू का सिंबल बना रहेगा। उम्मीद कर रहा हूँ सारे बच्चों को क्लियर समझ में आया है। जब AX लेस आर इक्वल टू B लिखा हुआ है उस स्थिति में B को अवेलेबिलिटी बोलते हैं, और जब AX ग्रेटर आर इक्वल टू B लिखा है तो B को बोलते हैं क्या, रिक्वायरमेंट। इतनी रिक्वायरमेंट है या इससे ज़्यादा चाहिए, इससे कम में काम नहीं बनेगा। तो यहाँ B1 B2 BM डिनोटेड है, या इसके लिए डिनोट किया गया है रिक्वायरमेंट या अवेलेबिलिटी के लिए। ग्रेटर आर इक्वल टू लिखे हुए हैं तो ये रिक्वायरमेंट हैं, और लेस आर इक्वल टू हैं तो अवेलेबिलिटी हैं। C1 C2 CN डिनोट पर यूनिट कॉस्ट और पर यूनिट प्राइस ऑफ द कमोडिटी X1 X2 एंड XN। और ये A11 A12 A1N जो लिखे हैं इनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। और इसमें रिस्ट्रिक्शन ये होता है बच्चों, X1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, X2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड XM ग्रेटर आर इक्वल टू 0। या तो अवेलेबिलिटी कुछ होगी या नहीं होगी, रिक्वायरमेंट कुछ होगी या नहीं होगी, निगेटिव किसी हाल में नहीं हो सकते हैं। इनको नॉन निगेटिव कॉन्स्ट्रेंट बोलते हैं। ये LPP का जनरल फार्मूलेशन लिखा हुआ है। अब इसको कैसे, कोई वर्ड प्रॉब्लम दी होती है तो उसे हमें सबसे पहले फार्मूलेट करना है, और फार्मूलेट करने के बाद में उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो जो B कॉमनर्स के लेवल में हैं, यहाँ ग्राफिकल मेथड नहीं है। ग्राफिकल मेथड को आपने अपने स्कूलिंग टाइम पे पढ़ा होगा। यहाँ पर सारा का सारा सलूशन जो है सिंप्लेक्स मेथड से किया जाता है। अब जब सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं तो किसी LPP का सलूशन एग्जिस्ट कर सकता है, किसी का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जिस LPP का सलूशन एग्जिस्ट नहीं करता है दैट LPP इज कॉल्ड अनबाउंडेड LPP, राइट। और जिसका सलूशन एग्जिस्ट होता है वो दैट इज कॉल्ड बाउंडेड LPP। अब जब सलूशन एग्जिस्ट कर गया तो यूनिक सलूशन भी हो सकता है और ऑप्टिमल सलूशन भी हो सकता है। यूनिक हो जाए या मेनी सलूशन हो जाए या नो सलूशन हो जाए। जैसे 10th क्लास में आपने 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल्स के लिए पढ़ा था, यूनिक सलूशन, नो सलूशन एंड मेनी सलूशन। सिमिलरली LPP में भी, सिंप्लेक्स मेथड में भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आएंगी, यूनिक सलूशन, मेनी सलूशन एंड नो सलूशन। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को मैं कुछ बातें और क्लियर कर दूं कि इसका सलूशन क्या कहलाता है, फिर इसके बाद फीजिबल सलूशन क्या होता है, इसके बाद ऑप्टिमल सलूशन क्या होता है। सलूशन तो और कई प्रकार के होते हैं, एक एक करके बताऊंगा। बेसिक सलूशन होते हैं, नॉन बेसिक सलूशन होते हैं, फिर बेसिक सलूशन में डिजनरेट सलूशन होते हैं, नॉन डिजनरेट होते हैं। एक एक करके मैं बताऊंगा। जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं वो तो ठीक से देख ही रहे हैं, जो बच्चे हमारा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वो भी केयरफुली पढ़ें, 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो हमारे मिलेंगे आपको हमारे चैनल में जा कर के आप हमें वेरीफाई कर सकते हैं। मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स की क्लासेस व्यक्तिगत तौर पर सारे पेपर पढ़ाता हूँ, स्टैट्स के पेपर पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, ये सारे हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पढ़ाऊँगा। सन 95 में हमने MSc मैथमेटिक्स फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किया है। इसके बाद हम लगातार पढ़ा ही रहे हैं। पहले 4 साल तक हमने इलाहाबाद में पढ़ाया, इसके बाद 2001 में दिल्ली में आकर के हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में रह कर के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में भी हमने जा कर के 2 साल पार्ट टाइम पर क्लासेस लिया है। 2001 से 2 पर और 2 से 3 पर मैं इधर आ गया हूँ। अभी मैं पार्ट टाइम पर कई गेस्ट लेक्चर में IP यूनिवर्सिटी की भी क्लासेस लिया हूँ, बट अब परमानेंटली मैं अपनी कोचिंग चला रहा हूँ।
मेरे भी 2 बेटे हैं, दोनों ही डॉक्टर हो चुके हैं। बड़ा वाला MBBS करके MD करके मेडिकल कॉलेज में लग गया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। छोटा वाला भी MBBS करके इंटर्नशिप कर रहा है। आप जैसे बच्चों को पढ़ाता हूं तो ईश्वर हमें भी ऊपर से कृपा करते हैं, हमारे बच्चे भी बढ़िया कर रहे हैं। एक एक बच्चे के ऊपर पूरा बराबर फुली अटेंशन दूंगा, डाउट बताता हूं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कोचिंग पे आएँ, फ्री डेमो क्लास लें, पढ़ें, पढ़कर देखें। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहाँ के बच्चे हमने नहीं पढ़ाया। खूब बच्चे SRCC से आए हैं इसी आपके बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए, बिजनेस स्टैट्स के लिए। SRCC हो गया आपका, स्टीफन कॉलेज, हिंदू कॉलेज, रामदास किरोड़ीमल, साउथ कैंपस के सारे कॉलेज। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप आइए, पढ़िए, डेमो लीजिए, उससे आपको सारी बातें वैसे ही क्लियर कर जाएंगी। आपको सारी बात बता करके नहीं की जा सकती है, कलम चला करके ही दिखाया जा सकता है। आप बेशक निसंदेह हमसे आकर के फ्री डेमो ले सकते हैं, उसके कोई अलग से चार्जेज नहीं होते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं आपको इसमें बता रहा हूं LPP में कुछ जो है टर्म्स यूज्ड इन LPP AX लेस आर इक्वल टू या ग्रेटर आर इक्वल टू B में। सबसे पहले सॉल्यूशंस, x1, x2 and up to so on xn are called solutions of LPP 1 if they satisfy ऑल कांस्टेंट्स, सारे के सारे कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर देगा, तब इसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। इसके बाद होता फीजिबल सॉल्यूशन। फीजिबल सॉल्यूशन का मतलब है नॉन निगेटिव सॉल्यूशंस। x1, x2 and up to so on xn is called feasible solution if xi greater than 0 for greater or equal to 0 for all I equal to 1 to up to so on n। सारे के सारे नॉन निगेटिव रहेंगे तब इसको हम फीजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं बच्चों। इसके बाद में होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब बोलते हैं? जब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर देता है। x1, x2 एंड xn इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसी को हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं ऑफ LPP इफ, कब बोलेंगे? इफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम हो जाए या मिनिमम हो जाए, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हो जाए। मतलब यदि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम है तो मैक्सिमलिटी मिल जाए, या ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज का है तो मिनिमलिटी मिल जाए, तब हम सॉल्यूशन को ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ 3 प्रकार की देखा बात आपने। एक तो सॉल्यूशन जो ऑल कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा हो। नंबर 2 फीजिबल सॉल्यूशन इफ ईच सॉल्यूशन इज नॉन निगेटिव, एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन इफ दीज वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशंस ऑप्टिमाइज कर रही हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तब हम इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसमें जब भी LPP आएगी बच्चों तो सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो वो वर्ड प्रॉब्लम में दिया होगा, तो जब वर्ड प्रॉब्लम में दिया होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि उसे जो है फार्मूलेट करना पड़ेगा, और फार्मूलेट करने के बाद सिंप्लेक्स मेथड लगाकर उसको सॉल्व करना पड़ता है। मैं एक क्वेश्चन आपके बुक का बता रहा हूँ, ये बिजनेस मैथमेटिक्स JK ठुकराल की है। पेज नंबर 3.7 में एक डाइट प्रॉब्लम लिखा हुआ है, और इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 1 जो लिखा हुआ है वो फर्नीचर वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है। जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है
तो जब कास्ट होता है तो कास्ट को, टोटल कास्ट को मिनिमाइज करेंगे, और जब प्रॉफिट होगा तो टोटल प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइज करेंगे। मैं एग्जांपल नंबर 2 पढ़ रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है, ध्यान से सुने या बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं। अ डाइट टू कंटेन्स at least 400 unit of carbohydrate, 500 unit of fat and 300 units of protein। कह रहा डाइट टू कंटेन, एक डाइट में कम से कम 400 यूनिट कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 500 यूनिट फैट चाहिए और 300 यूनिट प्रोटीन चाहिए। रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू मिनिमम 400 यूनिट कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो मतलब पहले इनको लिख लिया जाए कि कार्बो, यहां लिख दीजिए प्रॉब्लम क्या है, डाइट प्रॉब्लम है। यहां है रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट जब रिक्वायरमेंट होता है तो कांस्टेंट बनते हैं AX ग्रेटर आर इक्वल टू बी। तो ये रिक्वायरमेंट है, डाइट प्रॉब्लम है, और क्या लिखा है, 2 टाइप्स के फूड्स हैं। और इसके बाद आपको बताना है इसमें क्या हमें निकालना, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट फॉर अ डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ फूड्स, जो कि मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज प्रॉब्लम है, कास्ट है, टोटल कास्ट को मिनिमाइज करना है। इस बात को आपने देख लिया बच्चों। तो ये क्या बनाना है, आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मिनिमाइज z इक्वल टू cx, मतलब आपको ये लिखना पड़ेगा c1x1 प्लस c2x2, 2 ही प्रकार के हैं, 3 प्रकार के शायद हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन लिखा है। यहाँ यूज होगा बच्चों AX ग्रेटर आर इक्वल टू बी, रिक्वायरमेंट है, एंड X ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लिख लीजिए कि डाइट प्रॉब्लम है, मिनिमम इतना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ग्रेटर आर इक्वल टू आएगा। टोटल कास्ट है तो इसको मिनिमाइज करना ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। अब पूरा टेबल बना करके फार्मूलेट करके बच्चों आपको मैं अच्छी तरह से दिखा रहा हूँ, पूरा बता देता हूँ। 2 टाइप्स के फूड्स हैं, फूड्स में कितना कितना यूनिट क्या क्या चाहिए वो सारा टेबल बना करके मैं पहले लिख लेता हूँ, इसके बाद बताता हूँ। देखिए बच्चों 2 टाइप्स के फूड्स हैं, यहाँ लिखता हूँ, एक टेबल बना लेते हैं, इसी से फार्मूलेट हो जाएगा बच्चों। यहाँ आपके पास में 2 टाइप्स के फूड्स हैं, तो ये लिख दिया जाए फूड्स। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन है, ये लिख दिया कार्बोहाइड्रेट, फिर यहाँ लिख दिया फैट, यहाँ लिख दिया है प्रोटीन, और यहाँ लिखा हुआ है कास्ट। फूड है आपके पास में 2 टाइप के, F1 एंड F2। ये सब आपके क्वेश्चन में दिया, मैं अपने आप कुछ नहीं कह रहा हूँ, फिर से पढ़ रहा हूँ। मिनिमम कार्बोहाइड्रेट चाहिए 14 यूनिट, 400 यूनिट, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग मिनिमम रिक्वायरमेंट हमेशा मिनिमम होती, इतना तो चाहिए। कार्बोहाइड्रेट चाहिए 400 यूनिट, फैट चाहिए जाकर के 500 यूनिट, और इसके बाद प्रोटीन चाहिए 300 यूनिट। ये क्वेश्चन में लिखा है आपके। अब बता रहा है 2 फूड्स आर अवेलेबल। F1 कास्ट है 2 रुपीज पर यूनिट, F1 की कास्ट लिखा है ₹2 पर यूनिट, और F2 की कास्ट लिखा हुआ है ₹4 पर यूनिट, ये लिखा हुआ है। फिर कह रहा अ यूनिट ऑफ फूड F1, फूड की F1 की 1 यूनिट में कंटेन कर रहा है 10 यूनिट कार्बोहाइड्रेट, 10 यूनिट कंटेन्स 10 यूनिट कार्बोहाइड्रेट, 20 यूनिट्स ऑफ फैट एंड 15 यूनिट ऑफ प्रोटीन। कह रहा फूड F1 को 10 यूनिट पर यूनिट F1 में, F1 का फूड F1 कंटेन्स 10 यूनिट ऑफ, 1 यूनिट फूड में, ध्यान रखिए बच्चों, 1 यूनिट ऑफ फूड का मतलब मैं मान लेता हूं जैसे ये रोटी लिखी हुई है, ये F1 हो गया पर यूनिट। ये दाल है तो 1 कटोरी दाल में
आपको इतना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इतना ये चाहिए और इतना ये चाहिए। ये फूड F1 लिखा हुआ है, फूड F2 में बोल रहा है ये 25 यूनिट, इसकी 10 यूनिट और इसकी 20 यूनिट चाहिए। अब इसको फार्मूलेट करना है बच्चों, बहुत आसानी से इसको फार्मूलेट कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, हमें टोटल प्रोटीन की जो कार्बोहाइड्रेट की मिनिमम रिक्वायरमेंट 400 है, जिसमें F1 की पर यूनिट में 10 यूनिट चाहिए, F2 की पर यूनिट में कार्बोहाइड्रेट 25 यूनिट चाहिए। तो लेट कर देते हैं, लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड F1, ये कर दिया। y इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड F2, टोटल नंबर ऑफ फूड F1 और F2 x एंड y यूनिट्स हमें बनाने हैं। अब यहाँ देखिए, एक यूनिट में 10 चाहिए कार्बोहाइड्रेट, तो x यूनिट में चाहिए कितना, 10x। तो सबसे पहले तो आप लिख दीजिए यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन टोटल कास्ट है जिसको मिनिमाइज करना है। तो यहाँ लिख दीजिए मिनिमम z, यहाँ कास्ट क्या है, एक यूनिट की 2 रुपया है, तो ये 2x + 4y, इसको बच्चों मिनिमाइज करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कास्ट को मिनिमाइज करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। आफ्टर इट बाय द गिवन इंफॉर्मेशन वी कैन मेक कॉन्स्टेंट्स, we can make constants by the help of the given information. Total number of units of carbohydrates are required 400 यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें फूड F1 की एक यूनिट में 10 यूनिट कार्बोहाइड्रेट लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ x यूनिट बनाया है इसकी, और इसकी कितनी यूनिट बनाया है, y। तो ये 10x + 25y, ये क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है। तो 400 या 400 से ज़्यादा चाहिए, रिक्वायरमेंट है 400 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, कम से कम इतना चाहिए। अब यहाँ फैट में जाइए, तो 20x + 10y ग्रेटर आर इक्वल टू 10 चाहिए, और थर्ड वाले में लिखा है बच्चों 15x + 20y ग्रेटर आर इक्वल टू 300। ये 3 कांस्टेंट हैं, और इसी के साथ में इसको नंबर 1 लिख देते हैं, नंबर 2 लिख देते हैं, नंबर 3 लिख देते हैं। और इसके अलावा बच्चों x नंबर ऑफ यूनिट ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y नंबर ऑफ यूनिट ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये हमने बच्चों LPP को फार्मूलेट किया है। ये डाइट प्रॉब्लम था, कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बनेंगे, डाइट प्रॉब्लम बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम बनेगी, कई टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, रेवेन्यू फंक्शन आएंगे, कहीं प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, कास्ट प्राइस दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रकार से आपको लगभग 10 टाइप के क्वेश्चन जो है LPP में करने हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन को फार्मूलेट करना पहले नंबर पर जानना है, इसके बाद इसका सलूशन निकालना है बाय द सिंप्लेक्स मेथड से। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उसको भी मैं बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाता हूँ। ये सिंप्लेक्स मेथड मैथमेटिक्स ऑनर्स में भी फाइनल ईयर में एक पेपर होता है, जो हमारे यहाँ क्लासेस होती है, मैं उसको पढ़ाता हूँ बच्चों। यही ऑपरेशन रिसर्च के नाम से स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में भी अभी फाइनल ईयर में है, उसके भी बैचेज हमारे पास चल रहे हैं। तो LPP, यही LPP जो है, जो बच्चे MBA कर रहे हैं IP यूनिवर्सिटी से, वहाँ भी होता है। तो हमने हर फील्ड के बच्चों को LPP करवाया हुआ है, आपके BCom ऑनर्स में तो लग ही रहा है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको हम LPP वगैरह करवाते रहेंगे, बहुत बढ़िया आपका काम बनेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आप पढ़ेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, दोस्तों को बताइए, इसको जो है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे कोचिंग को ज्वाइन करिए। पूरा कंप्लीट कोर्स के लिए हमें ज्वाइन करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आपका काम हम टाइमली करेंगे, एग्जामिनेशन के पहले पूरा 100% कंप्लीट कर देंगे। पिछले भी बच्चे आकर के बहुत अच्छा रिजल्ट और नॉलेज लिए हैं, आप भी आएंगे, आपका भी रिजल्ट और नॉलेज बहुत अच्छा होगा बच्चों। ओके बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।